अस्सलाम वालेकुम। ज़मीन जो चाँद से कई गुना बड़ी है, जो चाँद को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करती है। दूसरी तरफ चाँद जो बेशक ज़मीन से छोटा है, लेकिन कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी रखता है। चाँद की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा तो नहीं होती कि वो पूरे अर्थ को अट्रैक्ट कर सके, लेकिन वो समंदर के पानी को अपनी तरफ ज़रूर अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से समंदर में लहरें पैदा होती हैं। यही वजह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ना सिर्फ ज़मीन तक महदूद है, बल्कि हमारे पूरे यूनिवर्स में पाई जाती है। ये बात है 1846 की, जब एक प्लैनेट को बगैर किसी दूरबीन और टेलीस्कोप के सिर्फ कलम और कागज़ की मदद से डिस्कवर किया गया था। यह कारनामा 175 ईयर पहले फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर अर्बन लेवेरिया ने अंजाम देकर पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हैरत में डाल दिया। लेकिन कैसे? इस कहानी की शुरुआत एक सेब से होती है, जो मशहूर ज़माने फिजिक्स सर आइसियस न्यूटन के सामने गिरा था। ये मंजर देखकर इस सोच में पड़ गए कि आखिर ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, साइड पर या ऊपर क्यों नहीं गिरा, सीधा नीचे आने की वजह क्या है। और इसी वाक़े की बुनियाद पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तश्कील दिया, जिसके मुताबिक स्पेस में कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जिसका मास ज़्यादा होगा, इसकी ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी और वो छोटे मास को अपनी ओर खींचेगा। इस कुव्वत को कुव्वत कशिश या फिर ग्रेविटी कहा जाता है। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल सिर्फ हमारी ज़मीन के लिए ही महदूद नहीं, बल्कि ये पूरे सोलर सिस्टम और पूरे यूनिवर्स पर भी अप्लाई है। इसकी सबसे बड़ी और आसान मिसाल ये है कि हमारे सोलर सिस्टम में सूरज के गिर्द घूमने वाले तमाम सितारे सूरज से छोटे हैं। इसी वजह से सूरज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और एक ख़ास ऑर्बिट में इसके गिर्द चक्कर लगाते हैं। हमारा चांद भी इसी ग्रेविटेशन लॉ के तहत ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है। अगर एक मिनट के लिए ये सोच लिया जाए कि चांद हमारी ज़मीन के गिर्द गर्दिश नहीं कर रहा बल्कि रुका हुआ है, तो इसका नतीजा ये होगा कि चंद ही मिनटों में चांद हमारी ज़मीन से टकरा जाएगा। जहाँ अर्थ की ग्रेविटी चांद को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वहीं चांद के ऑर्बिट करने की वजह से एक और फोर्स पैदा होती है जो इसको बाहर की तरफ धकेलती है। इस फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। चांद की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बराबर हो जाने की वजह से ही चांद अपने फिक्स ऑर्बिट में गर्दिश करता है। इसी तरीके से ही तमाम प्लैनेट सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। न्यूटन के इस ग्रेविटेशन लॉ पर कई एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं, जिससे ये साबित होता है कि हमारी कायनात का पूरा निज़ाम इसी लॉ पर डिपेंड है। ये बात है 241 ईयर पहले की, जब हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लैनेट यूरेनस हुआ करता था, जो हमारे 4 गुना बड़ा है। 1781 में टेलीस्कोप की मदद से डिस्कवर किया गया था। लेकिन इस प्लैनेट के सियारे के ऑर्बिट में एक अजीब सी गड़बड़ देखी गई। गड़बड़ ये थी कि इस प्लैनेट का ये वाला सियारा न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ पर पूरी तरह अमल नहीं कर रहा था। ये अपने ऑर्बिट में एक खास पॉइंट पर जाकर इधर उधर होने लगता था। ग्रेविटेशन फोर्स जिसकी वजह से हमारा पूरा यूनिवर्स का सिस्टम चल रहा है, और सिर्फ एक प्लैनेट का इसके खिलाफ कैसे काम कर सकता है। पूरे 60 सालों तक दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स यूरेनस के इस अनोखे अमल को समझने की कोशिश करते रहे। इन्हीं तमाम एस्ट्रोनॉमर्स में अर्बन लेवेरिया भी शामिल थे, जो सारी सारी रात इस प्लैनेट पर स्टडी करते थे। लेकिन इस सब के बावजूद इस सियारे का ग्रेविटेशन लॉ के अपोजिट चलना इनकी समझ में नहीं आ रहा था। लेवेरिया का कहना था कि ऐसा सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन हो सकता है कि जिस पॉइंट पर यूरेनस ऑर्बिट से निकलकर ऊपर नीचे होता है, वहाँ इस पॉइंट के करीब बहुत बड़ा कोई मास या प्लैनेट है। लेकिन मसला तो यही था कि किसी को भी इसके आसपास कोई प्लैनेट नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने यह भी कहना शुरू कर दिया था कि न्यूटन लॉ में कोई चीज़ मिस है, या फिर शायद ये लॉ ही गलत है। लेवेरिया, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर स्टार्स और प्लैनेट पर सर्च करने में गुजारी थी, वो इस बात पर डटे रहे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बिल्कुल ठीक है और यूरेनस को कोई दूसरा मास ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। 23 सितंबर 1846 को भी लेवेरिया अपने मामूल के मुताबिक आसमान की तरफ देखकर गहरी सोच में मुब्तला थे। तभी इन्होंने एक कागज़ और कलम उठाया और लंबी चौड़ी मैथमेटिक्स कलेक्शन करने में मसरूफ़ हो गए। जब कलेक्शन का रिजल्ट आया तो इन्होंने यूरेनस के पास एक पिन पॉइंट की निशानदही की। इनका कहना था कि यही वो पॉइंट है जहाँ पर यूरेनस अपने ऑर्बिट से मूव करता है। न सिर्फ लेवेरिया ने इसकी पोजीशन बल्कि इसका मास भी कैलकुलेट किया। कलेक्शन करने के बाद लेवेरिया ने यह नतीजा निकाला कि यूरेनस के ऑर्बिट के करीब मौजूद प्लैनेट का मास भी इसके बराबर है। जब इन्होंने ये तमाम डेटा पब्लिश किया तो इस थ्योरी को अपोज करने वाले तमाम एस्ट्रोनॉमर्स ने इस थ्योरी का मजाक बनाया, क्यों ना कि वीनस के करीब बज़ाहिर कोई प्लैनेट मौजूद नहीं था। ताहम यह थ्योरी इस वक्त की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी को भेजी गई और उससे रिक्वेस्ट की गई कि यूरेनस के खास इस हिस्से में किसी ताकतवर टेलीस्कोप से देखा जाए। विरलिंग ऑब्जर्वेटरी के डॉक्टर जोहन गॉटफ्रेड ने जब आसमान के इस खास हिस्से में देखा तो उनको भी वहां अंधेरे के सिवा कुछ न दिखा। लेकिन बार बार कोशिश करने पर ज़्यादा फोकस किया गया तो ठीक लेवेरिया की बताई हुई जगह पर एक नीला सियारा तैर रहा था। तो इसका साइज भी यूरेनस जितना ही था, यानी कि सादा अल्फाज में इसमें हमारी अर्थ जितने 4 प्लैनेट आ सकते हैं।
ऐसा समझ लिए कि अगर अर्थ का साइज टेनिस बॉल जितना है तो इस प्लानट का साइज बास्केट जितना है। ये कि तमाम प्रेडिक्शन और कलेक्शन बिल्कुल ठीक थी। जी हाँ, यही वो वक्त था जब हमारे सोलर सिस्टम का 8वां प्लैनेट भी डिस्कवर किया जा चुका था, जिसको आज हम नेपच्यून कहते हैं। नेपच्यून वो वाहिद सियारा है जिसको किसी टेलीस्कोप से नहीं बल्कि कलम और कागज़ पर कलेक्शन की बिना पर डिस्कवर किया गया। ये प्लैनेट लुवेरिए से पहले मशहूर एस्ट्रोनॉमर और टेलीस्कोप के इन्वेंटर गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप से देखा था, लेकिन वो हमेशा इस प्लैनेट को स्टार मानते थे। यही वो पहला एस्ट्रोनॉमर था जिसने सबसे पहले नेपच्यून को कागज़ पर ड्रा किया था, लेकिन वो सिर्फ एक स्टार की हैसियत से। यही वजह थी कि गैलीलियो ने कभी नेपच्यून को प्लैनेट या सियारे के तौर पर नहीं ड्रा किया था। इसी वजह से नेपच्यून को डिस्कवर करने का सारा क्रेडिट गैलीलियो की बजाय लुवेरियो को जाता है। क्रेडिट तो इन्हें उसी वक्त मिल चुका था, लेकिन वो हमेशा चाहते थे कि इस सियारे का नाम भी इनके नाम के साथ जोड़ा जाए। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त प्लैनेट्स के नाम देवताओं के नाम से रखे जाते थे। यही वजह थी कि बहुत से एस्ट्रोनॉमर को इस प्लैनेट का नाम लुवेरिए के नाम के साथ जोड़ने से मसला था। इसके बाद तमाम एस्ट्रोनॉमर्स की रजामंदी के साथ इस प्लैनेट्स का नाम रोमन गॉड नेपच्यून रखा गया। 1989 में नासा का वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट पहली बार नेपच्यून के पास से गुजारा गया। 3000 मील दूर वॉयेजर ने नेपच्यून की तस्वीरें ली। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे दूर और आखिरी प्लैनेट है। यूँ समझ लें कि अगर ज़मीन का सूरज से फासला 1 एस्ट्रोन्यूमिकल है तो नेपच्यून का सूरज से फासला 30 एस्ट्रोन्यूमिकल है। सूरज से इतना ज़्यादा दूर होने की वजह से ही नेपच्यून का दर्जा हरारत -91 रहता है। नासा के मुताबिक ये बर्फ़ का बहुत बड़ा ज्वाइंट है जहाँ पर हर वक्त तूफ़ान ही रहते हैं। इन तूफ़ानों की रफ्तार 2000 किलोमीटर पर घंटा रिकॉर्ड की गई है। हालांकि ज़मीन पर सबसे ज़्यादा तेज़ तूफ़ान की रफ्तार 407 रिकॉर्ड हुई थी। नेपच्यून का एक दिन ज़मीन के 16 दिनों के बराबर होता है और नेपच्यून का एक साल ज़मीन के 165 सालों के बराबर होता है।